दोस्तों आज का वीडियो हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का सेकंड पार्ट है। पार्ट 1 में मैंने आपको लगभग 10 से 11 अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ या बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मैंने कराया था। अब जो रिमेनिंग है वो कोशिश करूँगा इस वीडियो में कंप्लीट कर दूँ। तो इसमें शुरुआत करता हूँ प्रॉफिट से। प्रॉफिट मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि प्रॉफिट होता क्या है। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से टोटल एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे। लेकिन मैंने बताया था कि प्रॉफिट भी कई तरह के होते हैं। तो आइए पहले शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट की टाइप्स तो वैसे बहुत तरह की होती है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ बेसिकली बहुत ज़्यादा जो कॉमन और मेन है वो दो प्रॉफिट को डिस्कस करेंगे। पहला है ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा है नेट प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ठीक है, जिस तरह प्रॉफिट दो होता है ऐसे ही एक्सपेंसेस दो होते हैं। देखिए, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है, जैसे कोई भी ऐसी कंपनी है जो कुछ बनाती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल महिंद्रा एंड महिंद्रा है, थार कोई कंपनी वो गाड़ी बनाती है ना, तो जब उसकी एक फैक्ट्री होगी जहाँ पे गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर की जाती होंगी, उसका एक ऑफ़िस होगा जहाँ पे सारे ऑफिशियल वर्क किए जाएंगे। तो बहुत सारे खर्चे उसको फैक्ट्री में उसके होंगे और बहुत सारे खर्चे उसके ऑफिस के होंगे। जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होते हैं उनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, जो कि हमारे प्रोडक्शन के लिए डायरेक्टली रिलेटेड होता है। ठीक है, और जो ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, क्योंकि वो इनडायरेक्टली हमारे प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं, मददगार होते हैं। तो अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से जैसे ऑपरेटिंग रेवेन्यू जैसे मैंने पहले बताया था, उस रेवेन्यू में से अगर आपने पहले फैक्ट्री एक्सपेंसेस लेस कर दिया, फैक्ट्री के खर्चे आपने घटा दिए, तो जो हमारा रिमेनिंग बचेगा वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ठीक है, रेवेन्यू में से फैक्ट्री एक्सपेंसेस घटाने पे, लेस करने पे ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑफिस एक्सपेंसेस जब हम लेस कर देते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है। तो ये डिफरेंस होता है ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस, वाइल नेट प्रॉफिट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ये प्रॉफिट हो गया। उसके बाद हमने पहले वीडियो में लाइबिलिटीज़ भी पढ़ा था। ठीक है, आइए लाइबिलिटीज़ को क्लियर करें। लाइबिलिटीज़ हमने पढ़ लिया था। लाइबिलिटीज़ आर द ऑब्लिगेशंस और डेट, यानी जो हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है या कर्ज है, जो बिज़नेस को किसी दूसरे को पैसा देना है, पे करना है बिज़नेस को, यानी बिज़नेस के ऊपर एक बोझ है, एक जिम्मेदारी है। ये बेसिकली दो तरह की होती है, करंट लाइबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है ना, करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती हैं, वो कर्ज होते हैं जो बिज़नेस को एक साल के अंदर ही अंदर उसको देना होता है। ठीक है, एक साल के अंदर ही अंदर, जिसको अकाउंट्स के टर्म में शॉर्ट टर्म बोलते हैं, शॉर्ट टर्म। और एक साल से ज़्यादा वो नॉन करंट लाइबिलिटीज़, यानी ऐसी लाइबिलिटीज़ जो बिज़नेस को एक साल के बाद पे करनी है, वो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटीज़ ये वो लोन है या वो कर्ज़ है या वो ऑब्लिगेशन है जो बिज़नेस को वितिन 1 ईयर पे करना है, और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो बिज़नेस को एक साल के बाद पे करना है। दोस्तों उसके बाद अब बात करते हैं एसेट्स की। एसेट्स हमने पहले वीडियो में कवर करा दिया था कि एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज़ ओन्ड बाय द बिज़नेस टू कैरी आउट द बिज़नेस ऑपरेशन। जो बिज़नेस के पास जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रिसोर्सेज होते हैं, जिससे बिज़नेस अपने बिज़नेस को ऑपरेट करता है, परफॉर्म करता है, अपनी मेन ड्यूटीज़ को निभाता है, वो एसेट्स होती हैं। ठीक है, अब एसेट्स के टाइप्स यहाँ पढ़ लेते हैं कि एसेट्स की बेसिकली 3 कैटेगरी होती है। फर्स्ट इज़ करंट एसेट्स, सेकेंड इज़ नॉन करंट एसेट्स, थर्ड इज़ फिक्टिशियस एसेट्स। और लिखने में गंदा हो गया, लेकिन आप थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। पहला है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स ये वो एसेट्स होती है जो बिज़नेस में जिसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म में मिलता है, जिसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म में मिलता है। देखिए, मैं पहले बता चुका हूँ शॉर्ट टर्म मतलब क्या है। अकाउंट्स के टर्म में शॉर्ट टर्म को एक साल से कम के टाइम को मानते हैं, और जहाँ लॉन्ग टर्म आ गया वहाँ इसका ये मतलब होता है कि एक साल से ज़्यादा। ठीक है, शॉर्ट टर्म मतलब एक साल से कम। तो करंट एसेट्स हमारे पास वो एसेट्स होती है बिज़नेस की जिसका बेनिफिट बिज़नेस को एक साल से अंदर ही मिल जाता है, और ये ऐसी एसेट्स होती है जो बिज़नेस के पास होती है ताकि बिज़नेस उसको कैश में कन्वर्ट कर सके। जैसे बिज़नेस के पास किसी इंसान का एक बिज़नेस है, एक कपड़े का शोरूम हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो उसके पास जो उसने अपने शोरूम में कपड़ा रखा है, वो कपड़ा क्यों रखा है? एसेट्स है कपड़ा उसके लिए। कपड़ा उसने जो रखा है वो बेचने के लिए रखा है।
ताकि कैश मिल जाए। तो कपड़ा उसके लिए एसेट्स है। और कौन सी एसेट्स है? करंट एसेट्स है। ठीक है, तो ये करंट एसेट्स हो गई। नॉन करंट एसेट्स कौन होती है? नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है बिज़नेस की जिसका बेनिफिट लंबे समय तक बिज़नेस को मिलता रहता है, और उन एसेट्स को बिज़नेस में बेचने के पर्पस से नहीं रखा जाता। जैसे अगर कपड़े के शोरूम की बात हम कर लें, तो हमने जो शोरूम वाले ने जो फर्नीचर बना के रखा है, तो फर्नीचर उसके लिए एसेट्स है, लेकिन क्या फर्नीचर को उसने बेचने के लिए रखा है? सोच के बस देखिए, नहीं, उसने बेचने के लिए नहीं रखा। बेचने के लिए तो उसने कपड़ा रखा है। तो कपड़ा जो है, जो उसके पास क्लॉथ्स हैं, ठीक है, जो उसके पास शर्ट एंड जीन्स हैं, वो उसके लिए करंट एसेट्स हो जाएगी, क्योंकि वो उसको कन्वर्ट करके पैसा बनाना चाहता है। ठीक है। नॉन करंट एसेट्स जो उसका फर्नीचर हो गया, उसकी बिल्डिंग हो गई, ठीक है, उसका जो लैपटॉप और कंप्यूटर था रसीद बनाने के लिए, ये सारी नॉन करंट एसेट्स है जिसका बेनिफिट लंबे समय तक मिलेगा। ठीक है। दूसरी चीज़, और ये बिज़नेस में बेचने की पर्पस से नहीं रखा जाता। ठीक है। अब नॉन करंट एसेट्स हमारे पास दो तरह की होती है। पहली है टेंजिबल, दूसरी है इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स बहुत आसान है। ये वो एसेट्स होती है जिनको हम छू सकें, देख सकें, टच कर सकें। ठीक है। एग्जांपल, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया। जिस चीज़को आप छू सकें, देख सकें, टच कर सकें, वो टेंजिबल हो गया। जिसको नहीं छू सकें, ना देख सकें, ना टच कर सकें, वो इंटेंजिबल हो गया। इंटेंजिबल के एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। देखिए, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर तो आपको मालूम है, जैसे लैपटॉप में, हमारे सिस्टम में, कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर अपलोडेड होते हैं, मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपलोडेड होते हैं जो मोबाइल को रन करते हैं। हम देख नहीं पाते, एक प्रोग्राम होता है वो, तो वो हमारे लिए, बिज़नेस के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर एसेट्स होती हैं। कॉपीराइट क्या होता है? बुक्स लिखी जाती हैं, बुक्स जो ऑथर बुक्स लिखते हैं उनके पास उसका राइट होता है। ठीक है, कि वही वो बुक लिख सकते हैं, उसी में चेंजेस कर सकते हैं। किसी और ने उसी जैसी बुक लिख दी, उसी को कॉपी करके लिख दिया, तो ये वायलेशन ऑफ द राइट है, इसीलिए उसको कॉपीराइट करा लेते हैं गवर्नमेंट के पास से। तो कॉपीराइट बुक्स पे हो जाता है, तो अब कोई भी अगर उसकी कॉपी करेगा उसके बुक की, तो वो केस कर सकता है। ठीक है। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट कोई हमने फार्मूला डेवलप किया, कोई हमने प्रोसेस डेवलप किया, कोई नई टेक्निक हमने डेवलप की, तो उस प्रोसेस को, उस टेक्निक को, उस हमारे जो मेथड है उसको हम पेटेंट करा लेते हैं कि वो मेथड, वो पेटेंट अब कोई भी अगर इस्तेमाल करेगा तो वो अपना नाम नहीं दे सकता, उसको मेरा ही रेफरेंस देना पड़ेगा कि भाई दिस मेथड, दिस प्रोसेस, दिस टेक्निक इज़ डेवलप्ड बाय मिस्टर दिस एंड दिस। ठीक है। और उसके बाद गुडविल, गुडविल कहता है नाम को। जैसे फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड आपका है, ठीक है, एक तो बर्गर आपको रोड पे भी मिलता है, ठीक है, लेकिन आप क्या प्रेफर करते हैं? आप कहते हैं चलो आज मैकडी में खाते हैं बर्गर, तो वो उसका एक ब्रांड वैल्यू है, उसका एक नाम है, उसके नाम से आदमी जाता है। जैसे कोई एप्पल, ठीक है, अब आप आदमी क्या है, एप्पल से अच्छे फ़ीचर्स आपको बाकी मोबाइल में मिल जाएंगे, लेकिन जो उसमें सेफ्टी के फ़ीचर्स हैं, जो उसमें और बाकी चीज़ें हैं, एक स्टेटस सिंबल है, वो नाम एप्पल के नाम से, उसको गुडविल बोलते हैं कि नाम का नाम चलता है। तो ये सारी इंटेंजिबल एसेट्स हो जाएगी। ठीक है। ये हमारा नॉन करंट एसेट्स के दो टाइप हैं, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। ठीक है। अब आते हैं तीसरे मेन एसेट्स की तरफ, जो होता है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस का मतलब आप पहले समझ लिए तो बहुत आसान हो जाएगा समझना। फिक्टिशियस मतलब होता है फेक, झूठा, ठीक है, बनाया गया, मतलब एक तरीके से झूठी एसेट्स है। फिक्टिशियस एसेट्स मतलब झूठी एसेट्स, यानी ये कोई एसेट्स नहीं होती है ये, बल्कि कि कंपनी के, बिज़नेस के एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं, कंपनी के लॉसेस होते हैं। लेकिन कंपनी उन एक्सपेंसेस और लॉसेस को एसेट्स क्यों मानती है? क्योंकि उसका बेनिफिट लंबे समय तक मिलता है। ठीक है, समझाइए। ऐसे एसेट्स को बेचने में कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको, कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन वो क्योंकि एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं। लेकिन खर्चे को एसेट्स क्यों मान रहा है? क्योंकि ये वो खर्चे होते हैं जो बिज़नेस को लंबे समय में फ़ायदा पहुंचाते हैं, इसलिए ऐसी एसेट्स को फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। इनका कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होता और नो रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू मतलब अगर आप इनको बेचेंगे तो कोई आपको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है। कोई एग्जांपल समझ लीजिए पहले, एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंडिचर। देखिए, कंपनी ने, बिज़नेस ने अपना एडवर्टीज़मेंट चलाया, तो एडवर्टीज़मेंट चलाया, तो एडवर्टीज़मेंट का जो है, एक एडवर्टीज़मेंट
टीवी पे रोज़ आती है, रोज़ आती है, रोज़ आती है, फिर बीच में चेंज करता है, तो आप देखिए कि उसको लंबे समय तक उसका एडवांटेज मिलता है कि नहीं। ठीक है, एडवर्टीज़मेंट पे खर्च किया और एडवांटेज 1 साल के बाद भी मिल रहा है, तो ऐसे एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंडिचर को कंपनी फिक्टिशियस एसेट्स मानती है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, ये वो खर्चे होते हैं जो कंपनी स्टार्ट करने के वक्त जो खर्चे हम लगाते हैं, ठीक है, जो भी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, इनको, इस खर्चे को भी हम फिक्टिशियस एसेट्स मानते हैं कि अगर ये खर्चा नहीं करेंगे तो कंपनी इस्टेब्लिश ही नहीं हो पाएगी। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, अगर हमने शेयर्स इशू किया है, उस पर शेयर होल्डर्स को डिस्काउंट दिया है, तो ये डिस्काउंट भी कंपनी अपने लिए खर्चा नहीं मानती बल्कि अपने लिए एसेट्स मानती है, ताकि शेयर होल्डर्स में और कंपनी के बीच में बॉन्ड और रिलेशनशिप अच्छा हो सके। ठीक है, अब बात करते हैं अगला टर्म रिसीप्ट्स की। रिसीप्ट क्या होते हैं कि कोई भी पैसा जो मिला या मिलने वाला है फ्रॉम सेलिंग गुड्स, सर्विसेज और एसेट्स को बेच करके या सर्विसेज को बेच करके या गुड्स और सामान को बेच करके जो पैसा हमारा आ रहा है या आने वाला है, रिसीव्ड और रिसीवेबल। ठीक है, आ गया है, रिसीव हो गया है या रिसीव होने वाला है, ऐसे पैसे को, ऐसे अमाउंट को हम रिसीव बोलते हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल रेवेन्यू की तरह आप मान कर चल सकते हैं कि जो पैसा आ रहा है वो हमारा रेवेन्यू, वही हमारा रिसीप्ट्स। ठीक है, अब इसकी 2 ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीप्ट्स। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स ये वो रिसीप्ट होती हैं जो बिज़नेस का मेन फंक्शन करने के बाद आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा शोरूम का बिज़नेस है तो जो पैसा हमें कपड़े को बेच करके, कपड़े का शोरूम अगर है तो कपड़े को जो बेच करके जो पैसा आ रहा है वो हमारा रेवेन्यू रिसीट्स में आ जाएगा। और ये रिकरिंग इन नेचर होता है, बार बार होता है कि आपने अगर शोरूम है तो आज भी बिका और कल भी बिकेगा, परसों भी बिकेगा और एक दिन में कई बार बिकेगा, तो रिकरिंग इन नेचर है, बार बार होगा। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स ये वो पैसा होता है, वो अमाउंट होता है जो बिज़नेस के नॉर्मल जो एक्टिविटी है ना उससे हट के अगर कोई पैसा आता है, उसके अलावा कहीं और से अगर पैसा आता है जो कि कभी कभी होता है, वो कैपिटल रिसीट्स होता है। बिल्कुल रेवेन्यू के, जो अगर आपने रेवेन्यू समझ लिया है तो ये बहुत आसान होगा। ठीक है, रेवेन्यू जो हमने आपको बताया था, तो रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स क्या होता है, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम द ट्रांजैक्शन अदर देन द नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटी के जो बिज़नेस का जो नॉर्मल काम है उससे हट के अगर कोई पैसा आ रहा है तो वो कैपिटल रिसीट्स में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सेल ऑफ एन एसेट्स, कंपनी के पास या आपके शोरूम के पास एक कोई एसेट था, आपके पास लैपटॉप था, ख़राब हो गया, आपने उसको सेकेंड हैंड बेच दिया, तो जो पैसा आया वो कैपिटल रिसीट्स आया। क्योंकि आपका रोज़ का काम नहीं है, आप रोज़ लैपटॉप नहीं बेचेंगे। ठीक, आपका मेन काम तो कपड़े का शोरूम है, कपड़ा बेचना है, लैपटॉप बेच दिया, फर्नीचर बेच दिया, तो वो कैपिटल रिसीट्स में आ जाएगा। लॉटरी से आपने पैसा जीत लिया तो रोज़ तो जीतेंगे नहीं, तो ये नॉन रिकरिंग नेचर होता है। रेवेन्यू रिसीट्स रिकरिंग इन नेचर, रोज़ होगा। ये नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है, रोज़ नहीं होता, कभी कभार हो गया। ठीक है, डोनेशन रिसीव, कभी आपको कोई डोनेशन दे के चला गया तो वो भी आपका कैपिटल रिसीट्स में शामिल होगा। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्म समझ लें, एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर ये वो पैसा होता है जो, या वो लाइबिलिटी होती है, ठीक है, कर्ज उधार होता है जो बिज़नेस को एसेट्स खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए या सर्विसेज खरीदने के लिए देना पड़ता है। ठीक है, अगर नगद खरीदा है तो पैसा जाएगा, उधार खरीदा है तो कर्ज बढ़ेगा। तो ये वो अमाउंट होता है जो बिज़नेस एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, गुड्स को एक्वायर करने के लिए, सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए देता है। ठीक है, अब इसके 3 ब्रॉड कैटेगरीज होती है। पहला हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल होता है, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहले शुरुआत करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर से। बहुत आसान है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये वो अमाउंट होता है, वो पैसा होता है जो एसेट्स खरीदने के लिए हमने पैसा लगाया है। देखिए, ज़मीन खरीदी तो पैसा तो गया मेरे पास से, ज़मीन आ गई मेरे पास, लेकिन 10 लाख रुपए की ज़मीन अगर ख़रीदी है तो 10 लाख रुपए मेरे पास से जो गया है वो 10 लाख कैपिटल एक्सपेंडिचर में शुमार होगा, क्योंकि ज़मीन खरीदने के लिए। ठीक है, हमने अपने फैक्ट्री ओपन की, फैक्ट्री में हमने अपनी मशीन लगाई 10 लाख रुपए की, तो जो मशीन ख़रीदने के लिए जो पैसा हमने लगाया, कोई भी एसेट्स खरीदने के लिए अगर हम जो पैसा लगा रहे हैं वो हमारा रेवेन्यू नेचर का, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल नेचर का होगा। एग्जाम्पल बताते हैं, परचेजिंग अ कार इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, और बेनिफिट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म।
देखिए याद रखिएगा, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलेगा, लंबे समय तक मिलेगा। ठीक है। नॉन रिकरिंग इन नेचर होगा। नॉन रिकरिंग इन नेचर मतलब रोज़ रोज़ नहीं करेंगे होगा ये, आप कार रोज़ रोज़ नहीं खरीदेंगे। ठीक है। तो कार ख़रीदना एक नॉन रिकरिंग इन नेचर है, रोज़ रोज़ नहीं खरीदेंगे। कार ख़रीदने का बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म मिलेगा, और कार ख़रीदने पर आपके पास एक एसेट्स आ गई। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक एसेट्स ख़रीदने में जो पैसा लगाया जाता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जो कि नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है, यानी रोज़ रोज़ नहीं होगा, जिसका बेनिफिट आपको लंबे समय तक मिलेगा। ठीक है, बहुत आसान है, समझ लीजिए। 3 चीज़ ध्यान देना है उसमें कि हमने किस चीज़ के लिए ख़रीदा। एसेट्स ख़रीदने के लिए जो पैसा दिया है, पहला चीज़ एसेट्स अगर ख़रीदा है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा चीज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग नेचर होता है, रोज़ रोज़ उसको नहीं किया जाता, कभी कभार होता है। और तीसरा जो उसका पॉइंट है मेन, लॉन्ग टर्म, कि उसका बेनिफिट जो होता है वो लॉन्ग टर्म तक मिलता है, लंबे समय में मिलता है या लंबे समय तक मिलता है। ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा हमारा जो है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सॉरी, कैमरा हिल गया, तो चलिए आप देखते हैं दोबारा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जो उस एसेट्स को जो हमने ख़रीदा है उसके मेंटेनेंस में जो पैसा खर्च हो रहा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहले वाले केस में हमने एक कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या बताया था कि एक कार ख़रीदा है। ठीक है, तो कार ख़रीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन कार में जो पेट्रोल आप भरवाएंगे, कार की जो रिपेयरिंग होगी और जो सर्विस पे खर्चा होगा वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई एसेट्स नहीं ख़रीदा जाता, बल्कि एग्जिस्टिंग एसेट्स को मेंटेन किया जाता है, संभाल के रखा जाता है या उसको इम्प्रूव किया जाता है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है। मशीन ख़रीदा, तो मशीन ख़रीदना ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। मशीन ख़राब हो गई या मशीन में कुछ इम्प्रूवमेंट कराना है, कोई एडवांसमेंट कराना है, जो पैसा हम उस पर खर्च करेंगे वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है। एग्जांपल देखिए, पेट्रोल एक्सपेंसेस, रिपेयरिंग एंड सर्विसिंग एक्सपेंसेस। और जहां कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है। देखिए पेट्रोल भरवाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा 3-4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद ना। ठीक है। आपने बाइक की, गाड़ी की सर्विसिंग कराई है, तो सर्विसिंग थोड़ी नहीं एक बार करा लिया तो आप सालों साल चलेगी, नहीं, आपको 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद फिर सर्विसिंग करानी पड़ेगी। तो ये जो आपका इसका जो बेनिफिट होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और रिकरिंग होता है। रिकरिंग मतलब बार बार कराना पड़ता है, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, 3 मंथ बेसिस पे, यानी बार बार होगा। ठीक है, ये 2 चीज़ क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट सुनिए, समझिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये वो एक्सपेंडिचर होता है जो बार बार करना होता है। ठीक है, बार बार करना होता है, लेकिन उसका बेनिफिट लंबे समय तक मिलता है। यानी क्या है कि वो रिकरिंग होता है। रिकरिंग मतलब बार बार करना होता है, बेनिफिट लंबे समय तक मिलता है। अब ध्यान दीजिए, हमने बताया था कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो बार बार होता है। तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट लंबे समय तक मिलता है, और लंबे समय वाला बेनिफिट वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता था। यानी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दोनों एक्सपेंडिचर का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि रेवेन्यू और कैपिटल का मिक्स होता है। ये एग्जाम्पल बताइए, देखते हैं। एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंडिचर, देखिए एडवर्टीज़मेंट पे कंपनी बार बार खर्च करती है कि नहीं। ठीक है, एक बार खर्च कर लिया। देखिए आप देखते होंगे कि कोई भी कंपनी की ऐड बदल बदल के आती है ना, देखते हैं ना, कई सारी ऐड बना लेती है, तो बार बार करती है, और इसका बेनिफिट भी लॉन्ग टर्म में मिलता है कि नहीं, है ना, 1 साल से ज़्यादा का मिलता है। तो एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंडिचर आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा कि बार बार हो रहा है। बार बार होना ये रेवेन्यू नेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, और बेनिफिट लंबे समय तक मिलना ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के भी और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के भी। दूसरा एग्जांपल देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कंपनी अपने R&D, इसको शॉर्ट में R&D कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, कंपनी अपने R&D पे खर्च करती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब कोरोना वायरस कोविड का ज़माना था तो कई सारी कंपनीज़ में जो थी वो एक्सपेरिमेंट कर रही थी उसकी वैक्सीन बनाने के लिए। तो एक्सपेरिमेंट में जो पैसा खर्च होता है वो उसी को कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके नई नई वैक्सीन को टेस्ट कर रही थी, तो बार बार उसको कर रही थी, नहीं पैसा लगा रही थी बार बार, तो रिकरिंग का नेचर हो गया, बार बार करना। ठीक है, उसका बेनिफिट देखिए लंबे समय तक मिल रहा है कि नहीं। जो वैक्सीन उस वक्त बन गई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद, तो उसका रिज़ल्ट, उसका बेनिफिट आज तक मिल रहा है और बहुत लंबे समय तक मिलेगा जब तक वो बीमारी रहेगी।
है ना। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सोचा था कि इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो हो सकता है एक तीसरा पार्ट और बनाना पड़े। कुछ टर्म्स और रह गए हैं, कुछ ही टर्म्स रह गए हैं, तो कोशिश करूँगा अगले वीडियो में सारा का सारा कंप्लीट कर दूँ। आप पहले कोशिश करिएगा ये वाला और इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 1, कोशिश करूँगा लिंक भी दे दूँगा आपको। तो आप पहले इन दोनों वीडियो को क्लियर कर लीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को बना लीजिए, उसके बाद थर्ड वीडियो को दोबारा शुरुआत करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।